Good morning, students. Welcome back to your capital budgeting lecture of the subject Financial Management. I, Ritu Singh, will be taking your lecture of Financial Management. You have been with me in the lectures of Unit 1 and have been continually with me in your lectures of Unit 2 also. So let's start with the lecture. But before lecture, we need to revise our older lectures also, because key to have good marks in financial management is constant revising. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप कॉन्टीन्यूस रिवीजन भी करते रहिए. सो विल स्टार्ट हेयर. सो सबसे पहला था कि नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. वी नो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ फोर टाइप्स: एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट. देन कम्स द फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स. It is done to invest in long term assets, and the future benefits will occur to firm over a series of years. Then the next point was importance of investment decisions. They are important for the growth of the company, they are important for the risk taking decisions, they are important for the funding of the company, and when these decisions are taken they are irreversible and they are quite complex to make. Then types of investment decisions. तो वो हमने पहले भी उस पर एम्फेसिस किया था. एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ न्यू बिजनेस, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी. Then there were other investments mutually exclusive, those who are exclusive to each other, independent investment that are independent to each other, and contingent, that is one investment dependent on the other one. Then investment evaluation criteria was estimation of cash flow, required rate of return, and decision rule making for the choice. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल के जो मेजर फैक्टर्स ये होते हैं कि दे आर डन टू इंश्योर दैट दे मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. कैश फ्लो determines true profitability. They should provide an objective and unambiguous way of separating good projects from bad projects. They help, these investment decisions helps in ranking the projects according to their profitability. जिसकी profitability ज़्यादा होगी उसमें हम पहले invest करेंगे. देन हम बिगर कैश फ्लोज को स्मॉलर कैश फ्लोज के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं और अर्ली कैश फ्लो को लेटर कैश फ्लोज के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं. देन वी चेक द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें से कौन सा मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर्स वेल्थ को, और जो एक क्राइटेरिया हम किसी एक प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं वो दूसरे पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए. Then comes the two types of evaluation criteria: discounted cash flow and non-discounted cash flow. Discounted cash flow is called discounted because it is based on time value of money formula. Time value of money में क्या होता है कि दैट इट दीज फार्मूलाज कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम. और अगर वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब हमारे जो फ्यूचर कैश फ्लो हैं उनकी कुछ प्रेजेंट वैल्यू होगी, उसे हमें फॉर्मूला लगा के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अप्लाई करके हमें ये डिटरमाइन करना है कि जब हमें फ्यूचर में हमें वो वैल्यू मिलेगी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी. एंड देन इज अ नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, यानी कि ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं. दीज आर ट्रेडिशनल कैश फ्लो क्राइटेरियाज, इसीलिए हमने इनको अभी तक नहीं पढ़ा है. वी आर फोकसिंग ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया बिकॉज दीज consider time value of money and these are considered better by the organizations. Organizations now don't use non-discounted cash flow criteria because they are obsolete and not very useful for the books of account. नेट प्रेजेंट वैल्यू हम पढ़ चुके हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसके एक्यूमुलेटेड वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके ये देख लिया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है. अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है, नेगेटिव आती है तो प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल होता है. यहाँ पे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूले को फिर से ध्यान देंगे बिकॉज
this formula is applied in the next chapter of internal rate of return also and this chapter of profitability index also. यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि that NPV is equals to the summation of all the future cash flows, which we can see here that C1 is equals C1 upon 1 plus K plus C2 upon 1 plus K square plus C3 upon 1 plus K cube and plus Cn upon 1 plus K power n minus by or deducted by initial investment, that is C naught. तो अगर ये जो वैल्यू है दिस आफ्टर डिडक्शन इफ दिस वैल्यू कम्स पॉजिटिव तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है. हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन भी किया था. हियर वी कैन सी वी गॉट द पॉजिटिव आंसर ऑफ 225 प्लस 225 यानी कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. एनपीवी की इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ी थी एंड देन हमने ये रूल एक्सेप्टेंस रूल भी पढ़ा था कि अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव है तो रिजेक्टेड है एंड मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल है व्हेन इट एनपीवी इज इक्वल्स टू 0. देन आफ्टर दैट हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स 0. जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा. उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करनी है जो कि आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 आ सकती है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमने ये पढ़ा था कि हमें वो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाती है. तो जब किसी क्वेश्चन को आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आएगा. अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम आएगा. ये फॉर्मूला, ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा. तो जब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी. देन हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किया था जिसमें हमने अनइवन कैश फ्लो लिए थे एंड वी यूज़ अ ट्रायल एरर मेथड. इसके लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट पहले ही बता दिया है कि जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका आंसर नेट प्रेजेंट वैल्यू का पॉजिटिव आता है तो आईआरआर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आएगा. और अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपका आईआरआर जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम आएगा. और नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी अगर 0 है तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे हमें आईआरआर डिटरमाइन होता है. सो आईआरआर इज दैट रेट ऑफ रिटर्न व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू 0. So if you are getting 0 net present value in your question, that means जो आपका rate of return है, जो required rate of return है, वो आपके internal rate of return के equal है. Then हमने equal cash flows का भी question किया था जिसमें हमने formula लगाया था NPV is equals to minus C naught plus C cash flows are required received into present value factor of year and the rate needed. इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटर रहेगा अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर्स की अगर टेबल है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं. अदरवाइज आपको इसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाना पड़ेगा. फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू की प्रोफाइल और आईआरआर को ग्राफिकल मेथड पे भी हमने डिस्कस किया था. और हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जब क्वेश्चन हमने किया है व्हेन दिस क्वेश्चन इज डन हियर देन वी कैन सी कि 16% पे एनपीवी की वैल्यू 0 आ रही है यानी कि 16% आपका जो है वो आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है. तो अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% से कम है तो दैट मीन्स आपका आईआरआर पॉजिटिव में आ रहा है एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेंस रूल भी हमने पढ़ लिया था. व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इट इज एक्सेप्टेबल. व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इट इज रिजेक्टेड. एंड व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न द प्रोजेक्ट इज मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल. ओके. देन हमने इवेल्युएशन ऑफ आईआरआर मेथड्स के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ी थी. एंड नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वर्ड से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम जो इसका डेफिनेटिव मीनिंग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रेशियो. ओके. दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट.
हमने पहले ही स्टेटमेंट में, हमने डेफिनेटिव डेफिनेशन स्टेटमेंट में ही हमने ये बोल दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो है प्रेजेंट वैल्यू, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। यू कैन सी हियर इन द document that we have written the statement that formula for calculating benefit cost ratio or profitability index is as follows. So that means profitability index is also called benefit cost ratio. इसको याद रखिएगा, ये एक नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है. So the formula here we can see is profitability index is equals to present value of cash inflows upon initial cash outflow. यानी कि जो समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यानी कि दैट मीन्स जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कर रहे थे तो आपका फॉर्मूला होता था नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिडक्टेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो जिस आप फ्यूचर वैल्यू से जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप उसे डिवाइड कर देंगे. इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि अगर हमारे एग्जाम पेपर में, हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा. और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ. आई हैव एम्फेसाइज्ड ऑन इट वेरी सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चंस. अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक से पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा पाएंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व नेट प्रेजेंट वैल्यू also, then you will be able to solve IRR also, and similarly the profitability index also becomes easy to solve. और वैसे भी उसके अलावा जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे, बुक्स में क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्वेश्चन सिंगल मोड में बहुत कम आता है. इट इज़ मोस्टली पेयर्ड विद द क्वेश्चन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज एवरी एग्जामिनर नोज टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स the candidate has to calculate the net present values also, net present values or the present values of the cash inflows also. Okay, so here we will again go with the definition. Definition बहुत ज़रूरी है एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. that profitability index or benefit cost ratio is the ratio of the present value of cash inflows at the required rate of return to the initial cash outflow of the investment. We have the formula here also that present value, present profitability index is equals to present value of cash inflows upon initial cash outflow, that is present value of cash inflows divided by C naught, sigma CT divided by C naught. इस फॉर्मूले को याद रखिएगा. इट्स क्वाइट एन ईजी फॉर्मूला. Now we have a question here also. We have got a question also here. We will look it very properly and you have to make sure that this goes right. So in the question we have that the initial cash outflow of the project is 100,000. It generates cash inflow of rupees 40,000, 30,000, 50,000 and 20,000 in year 1 to 4. Assuming a 10% of discount rate, the present value of cash flow at 10% discount rate is. तो हमें present value calculate करनी है. तो हमने यहाँ पे 40,000 is पहले साल में हमें 40,000 मिला है, so we multiplied it with the present value factor of first year and 10%. सेकेंड ईयर में हमें कैश इनफ्लो मिला है 30,000 का, we multiplied it with the present value factor of second year and 10%. Then थर्ड ईयर में हमें कैश इनफ्लो मिला है 50,000. वी विल मल्टीप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर एंड 10%. एंड फोर्थ ईयर में हमें कैश इनफ्लो मिला है ₹20,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फोर्थ ईयर एंड 10%. ओके, सो ये चीज़ मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि 10% पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी टू कैलकुलेट. सो अगर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कम से कम 5 साल की 10% तक की वैल्यूज़ याद कर लें. बिकॉज when I studied and when I being a teacher, I've seen I have
observed that most of the questions comes at the value of 10% rate of return. So 10% पे वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वैल्यू है दैट इज 0.909 फर्स्ट ईयर की. सेकेंड ईयर पे 10% पे वैल्यू है 0.826, थर्ड ईयर पे वैल्यू है 0.751 एंड फोर्थ ईयर पे वैल्यू होती है 0.683. ओके, हेयर इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट टेकन द थर्ड प्लेस. जब आप इन सारी वैल्यूज को एड अप कर देंगे तो आपका टोटल आएगा ₹112,350. जब आप इससे 100,000 रुपीज़ डिडक्ट कर देंगे तो आपका आंसर नेट प्रेजेंट वैल्यू में +12,350 आएगा. तो इस क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली गई है जो कि पॉजिटिव में 12,350 आया है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय द कैश आउटफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की दैट इज 112,350 divided by rupees 100,000 which is initial investment. So the answer comes 1.1235, यानी कि हमारी जो वैल्यू है 1 से अबव आ रही है. So here the value is above 1, it's more than 1, so the project is acceptable. So here coming again to the acceptance rule, that is accept the project when profitability index is greater than 1. तो हमारे पिछले क्वेश्चन में वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आई है तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्टेबल है. रिजेक्ट द प्रोजेक्ट व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1. एक्सेप्ट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 आएगी. So these net present value and profitability index are related to one another. So here the project with positive net present value will have profitability index greater than 1 and PI less than means that project NPV is negative. अब क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपस में रिलेटेड हैं तो ये स्टेटमेंट लास्ट में क्लियर करता है कि अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर हमेशा मोर देन 1 आएगा, और अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 आ रहा है इसका मतलब आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो नेगेटिव रही है. ठीक है. देन कम्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. It recognizes the time value of money. Okay. Then value maximization. It maximizes the shareholders' value. So it is also accepted. Profitability index is always accepted with the positive and net present value. Then relative profitability. In the profitability method, present value cash inflows is divided by initial cash inflows. So it is a relative measure. अब यहाँ पे क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे रिलेटिव मेजर ही कहा जाएगा. देन like net present value, profitability index also requires calculation of cash flows and estimate of discount rate. In practice, estimation of cash flows and discount rate pose problems. Okay. So we will do another question related to it. As we go back, you remember the net present value question. So here in this question, we will again see here that project X contains will require cash outflow of rupees 2,500 and will generate cash inflow of rupees 900, 800, 700, 600, 500 in years 1 to 5. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पे 10% ली गई है. जब हमने इन सारे ही कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारा जो टोटल आया, जो हमारा समीशन आया, दैट वाज 2725. ओके, 2725 and the 2,500 was the initial investment. Okay, so how to calculate its profitability index? So we will go again back to the whiteboard here. So we have a whiteboard here and we will just try to do the calculation here. So we have 27. Okay, I can't do it here.
Okay, let's go back to the question. So here we have the numerical where we have the present values of cash inflow of 2725 and इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 2500. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 2500 को, तो आपका आंसर मोर देन वन ही आएगा, बिकॉज यू नो दैट द वैल्यू इज अबव 2500, सो आंसर इज गोइंग टू बी मोर देन वन. एंड ऑल्सो आर प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव है. तो प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो भी आपका ग्रेटर देन वन आएगा, और उस केस में दोनों ही फॉर्मूले इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे कि प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल है एंड द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड. ओके, तो इस चैप्टर में हमने तीनों मेथड्स जो हैं आपके डिस्काउंटेड पेबैक डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया के, वो हमने तीनों डिस्कस कर लिए. नेट प्रेजेंट वैल्यू भी डिस्कस कर लिया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी डिस्कस किया, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी डिस्कस किया. तो इन तीनों के बीच में हमने रिलेशनशिप ये देखा कि अगर जो एक्सेप्टेंस रूल है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का, कि वैल्यू पॉजिटिव है तो ही वो एक्सेप्ट होगा प्रोजेक्ट, नेगेटिव है तो अनएक्सेप्टेबल है, एंड मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड है इफ एनपीवी इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं आपस में रिलेटेड हैं. यानी कि दैट मीन्स दैट इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू भी वन के अबव आएगी, और जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आएगा. ये कुछ स्टेटमेंट है जो मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगी, और आई विल सजेस्ट यू कि आप उसे नोट डाउन भी कर लीजिए. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ पहले स्टेटमेंट. इफ़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, if your net present value is positive, that means your profitability index is going to be more than 1 also, and also your internal rate of return is going to be higher than the required rate of return, because ये तीनों ही आपस में रिलेटेड है. फिर दूसरा पॉइंट, अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो लेस देन वन आएगी, और आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम आएगा. ये पॉइंट्स आप न्यूमेरिकल्स करते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो आपकी कोई भी वैल्यू गलत नहीं आएगी. देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ज़ीरो, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल आएगा, एंड आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है दैट विल बी इक्वल टू वन. ओके, सो वी डिड क्वेश्चंस आल्सो अबाउट इट. हमने आईआरआर पे भी क्वेश्चन किया, एनपीवी प्रोफाइल एंड आईआरआर को भी डिस्कस किया. उसके आईआरआर का एक्सेप्टेंस रूल हमने देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. Your numerical was also discussed, the acceptance rules was also discussed, and the evaluation of profitability index method is also discussed here. So यहाँ पे in this lecture आपको ये समझ में आता है कि that in this lecture you understand that all these factors are related, all these criteria methods are related to each other. These all three criteria methods also justifies each other's answers. ये तीनों ही मेथड एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करते हैं और आंसर की एक्यूरेसी और वैलिडिटी को भी चेक करते हैं. ओके, ऑल्सो आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज मोर कि जो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस कैपिटल बजटिंग चैप्टर के. आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, इस पोर्शन से आने के ज़्यादा चांसेस हैं. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल रिसीव the number of questions you will receive from this portion of this unit is going to be more. When you will do the paper, आप लोग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में पेपर दे चुके हैं, 2 बार पेपर दे चुके हैं, तो आपको मालूम है कि हर यूनिट को इक्वल वेटेज मिलता है.
योर क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि हर यूनिट को 15 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो जब आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 2 की बात आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, तो यानी कि देन दैट मीन्स कि कैपिटल बजटिंग में आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन करने ही करने हैं, जिसमें से आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। उस 7 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया से ही आएंगे, because this is the important factor, this is the more important evaluation criterias. It is used in companies and organizations right now. We don't use non-discounted methods or so-called traditional methods because they don't consider the time value of money and does not consider the maximization of shareholders wealth. Okay, so this was all about the discounted cash flow criteria methods of capital budgeting. In from next lecture we will start with the non discounted criteria of cash flow budgeting. So this was the important part, so you can watch the video again and again to make sure, and in future if you have any further questions you can ask me whenever you want. So before ending the lecture, I would like to again discuss, I would like to revise that discounted cash flow criteria method is very important. You will get questions of at least 10 marks with it. So make sure that you practice it well. And to master this method, it is important for you that you practice very well your time value of money chapter. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे नंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट यूनिट से ही अपने बेस को क्लियर करते हुए चलें। मैं इस चीज़ को बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ और आगे भी बार बार एम्फेसाइज करती रहूँगी कि अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है जो आपको फर्स्ट यूनिट में आता है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यूनिट 2 के सारे न्यूमेरिकल्स भी ईजिली एंड सक्सेसफुली एक्यूरेट आंसर्स के साथ निकाल पाएंगे. So it's very important for you to take a very thorough look at this unit and these chapters. Also, I'm always available to answer for your queries. You can ask me questions on my mail ID, you can ask me questions on Google Classroom, and you can ask me questions in class also. I'm always available in the college. And if we will have physical classes, then we will be doing hands-on numericals training also. So this was all for today. Thank you so much students for listening me very patiently. So this was all about the discounted cash flow criteria method in capital budgeting. I hope you learned something, and if you have any further queries, I'm happy to answer your questions. Okay, thank you so much students. Have a great day ahead.